हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यह क्लास 8वां है। दोस्तों अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। दोस्तों यह जो वीडियो है 27 जनवरी का शिफ्ट 1 में जो पेपर 1 का CDP वाला क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस को रिपीट डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न जो बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करने में मदद करेगा, बढ़ावा देगा। तो प्रदूषण क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जो जानकारी है उसको ही बताना पड़ेगा, इसमें दिमाग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सृजनात्मकता नहीं होगा यहाँ पर। दोस्तों प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, जो बच्चे को ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो उसको जो पता होगा वही बता पाएगा कि इस कारणों से होता है। तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर भी प्रदूषण के जो प्रकार उसको पता होंगे वही बता पाएगा, बल्कि उसमें अपनी माइंड की यूज़ नहीं कर पाएगा, वह क्रिएटिव नहीं सोच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो वह अपने दिमाग से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर होगा और उसमें क्रिएटिविटी लाएगा। तो यहाँ पर सृजनात्मकता एवं समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा डी ऑप्शन हमारा दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमित स्थापित करना, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना कि ये बच्चा लो ग्रेड में है, ये बच्चा अपर ग्रेड में है, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है। हमें बच्चों की मजबूरियों को, बच्चों की अक्षमताओं को हमें उनके माता पिता को शिकायत करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मूल्यांकन का उद्देश्य यह नहीं होता है। दोस्तों विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमिता स्थापित करना। दोस्तों विद्यार्थी चाहे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो या फिर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो, हमें उनके अंदर तुलना नहीं करनी है। उन्हें किसी को कम तो किसी को ज़्यादा में नहीं आंकना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मूल्यांकन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों वह हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो जो बच्चा अपनी सीखने की प्रक्रिया में जो चुनौतियां महसूस कर रहा है, जो अक्षमताएं महसूस कर रहा है, उनकी शक्ति को समझना ही मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों की पूर्ति हो, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना, जबकि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को सिर्फ एक स्कूल में ही उनकी क्षमताओं के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग विद्यालय में पढ़ाने को बोल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहाँ सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतें की पूर्ति हो। देखते हैं थर्ड है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर
अलग अलग समूहों में बांटना। उन्हें समूहों में अलग अलग समूह में नहीं बांटना है कि यह बुद्धिमान है, यह मंद बुद्धि वाला है, यह निठल्ला है, इस तरह से उन्हें नहीं बांटना है। ठीक है, तो वहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को भी स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार दोस्तों नहीं डालना है, इसलिए हमारा ये सभी गलत हो जाएंगे। जो समावेशी शिक्षा का करेक्ट आंसर होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतें की पूर्ति हो सके, तो ऐसे विद्यालयों को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसी कक्षा है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, बच्चों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। दोस्तों उपेक्षा हमें नहीं करना है विविधता वाले कक्षा में। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। दोस्तों महत्व हमें देना है। ठीक है, कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। दोस्तों भयभीत वातावरण नहीं बनाना है। अगर हम कक्षा में भयभीत वातावरण बना देंगे तो बच्चे सीखने में असमर्थ महसूस करेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा डर महसूस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि विविधतापूर्ण कक्षा में शिक्षक को उनकी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर उनके अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन की विधियों का यूज किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डॉट डॉट में और गूढ़ज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो पठन वैकल्य से जूझने, वाचन और लिखनी, अंकों के हेरफेर, शब्दवर्तनी, शारीरिक समन्वयता, कहानी लेखन। तो दोस्तों जो पढ़ने में वैकल्य है, जो पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसे वाचन, पढ़ना और लिखना में असमर्थता महसूस होगी। ठीक है, अगर वह पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से तो वह लिखने में भी कठिनाई महसूस करेगा, इसलिए वह वाचन और लेखन से कठिनाई महसूस करते हैं। और गूढ़ज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अंकों के हेरफेर, जो गूढ़ज वैकल्य से होते हैं वह गणित में कमज़ोर होते हैं, वह अंकों के हेरफेर को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी कि कोई कक्षा में एक अंधा विद्यार्थी है, उसके समावेशन के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों अगर विद्यार्थी अंधा है तो वह लिखित रूप में देख नहीं पाएगा, इसलिए यह अवेलेबल नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। हम अंधे विद्यार्थी के पास चाहे हम रंगीन प्रिंट या फिर रंगीन लेखनियाँ देंगे तो वह देख नहीं पाएगा, इससे कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। सम प्रत्ययों की व्याख्या करने के लिए श्याम पट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। दोस्तों जो देख ही नहीं पा रहा है उसके लिए आरेख डायग्राम किस काम का, इसलिए गलत हो जाएगा। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी जानकारी को बताने के लिए उसे मौखिक तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि जो देख नहीं सकता वो सुन तो सकता है, तो हम उसको कान में सुनाएंगे तो वह समझ पाएगा, बल्कि देख कर कुछ दिखाकर उसे नहीं समझाना है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। दोस्तों यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है। वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं,
उनमें सीखने के प्रति क्रम ग्रहणशीलता होती है। वे नए विकल्पों को क्रिया करने का जोखिम टालते हैं। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह पूछा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, गलत हो जाएगा। वे परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से क्रिएटिव रूप में सोचते हैं। सीखने के प्रति क्रम ग्रहणशीलता होते हैं, सीखने के प्रति अधिक ग्रहणशीलता होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। दोस्तों यहाँ पर टालते नहीं हैं बल्कि जोखिम उठाने का काम करते हैं। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाते हैं, वह नए तरीके से सोचते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक संरचनावाद, नैतिकवाद। दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब है सोशल, सामाजिक इंटरेक्ट से होती है। तो यहाँ पर जो है वह हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोशियो कॉन्ट्रैक्टिविस्ट सामाजिक संरचनावाद अधिगम की प्रक्रिया है, जिसमें यह बताया जाता है कि अधिगम जो होती है समाज के द्वारा कनेक्ट करके होती है, वह पीयर ग्रुप से और अपने समाज से इन्वॉल्व होकर अधिगम की प्रक्रिया सुगम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा देता है? नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना, विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों के बीच परंपरागत और संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा देता है? नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके नए ज्ञान को विद्यार्थियों की जब हम पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो बच्चे रिलेट करके सीखेंगे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ना जोड़ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जोड़ना चाहिए। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा नहीं करना है, इसलिए गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, रोक नहीं लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना है? नए ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। लिखा है निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम, खोजबीन, अन्वेषण। तो दोस्तों यहाँ पर अन्वेषण अच्छे से सक्रिय भूमिका निभाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। खोजबीन भी, ये भी सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण माध्यम है। खोजी अधिगम ये भी सक्रिय रूप से एक्टिव है। तो यहाँ पर जो रोट मेमोराइजेशन है, कंठस्थ स्मरण है, वह सक्रिय अधिगम को भूमिका में कमतर रूप से आंकता है। दोस्तों इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। कंठस्थ स्मरण सक्रिय भूमिका को कम रूप से आंकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए ... प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेणु है समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कोई समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अपसारी, अभिसारी, आत्मकेंद्रित, अतार्किक। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे थिंकिंग को समस्या समाधान की ओर अग्रसर हो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब है किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में सोचना, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना, विभिन्न प्रकार से सोचना, यहाँ पर सृजनात्मकता का यूज करना। तो दोस्तों यहाँ पर अपसारी चिंतन हो जाएगा, जिससे वह समस्या समाधान के विभिन्न ढूंढ लेती है समस्या समाधान के कौशलों को। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का
सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित नहीं करना है दोस्तों। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें बार बार कॉपी में लिखने को देना, हम उन्हें ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को नहीं कहना है दोस्तों। डी ऑप्शन है अधिगम कमियों का आकलन विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर अधिगम त्रुटियों को क्वेश्चन दे रखा है कि अधिगम विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधिगम उनकी कमियों को विश्लेषण करना, जिनकी वजह से त्रुटि हुई है, जिनकी वजह से गलती हुई है, उनकी कमियों को जानना, विद्यार्थियों को सहानुभूति सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।